Hello guys, what's up? So after a long time I'm making this video. The reason was that my mid-sem exams they were going on and I was busy in doing in that doing that. So now let's focus on present era. So as you all can see ki I am having two types of sheets. In one sheet I am having this the software इंजीनियरिंग मिड सेम क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा 25 मार्क्स का ही आता है और एट साइड हमारे पास मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CN 221 का जिसमें जैसे हम लोग मैच करेंगे कि मिड सेम एग्जाम्स जो होते हैं तो क्या उसमें मॉड्यूल से ही आता है या बाहर से भी आता है. हम्म. ओके. So 1A is saying explain the concepts of software engineering and software engineer. तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत बेसिक से होते हैं तो वो आपका मॉड्यूल में एग्जैक्ट तो दिया नहीं होता लेकिन आपको जानना चाहिए. अब जो पेपर जो सेट जो करता है हमारा जो सेट जो करता है वो इस होप से करता है कि जो भी रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे ये क्वेश्चंस को. ये बहुत बेसिक्स है तो अगर मॉड्यूल में दिया नहीं भी है तो भी इसका आंसर आप कर सकते हैं. इतना इजी है ये. फिर आता है 1B. 1B is saying compare and contrast the classical waterfall model and the iterative waterfall model based on the flexibility, feedback mechanisms and suitability for different types of projects. Means एंड देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है हमारा वो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल से आया है. सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल से आया. तो ये देखिए गाइस यहाँ पे एक हमारा दिया हुआ है ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल. तो इसमें इसमें यहाँ पे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल दिया है फिर इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल भी दिया है और यही सेम एग्जैक्ट चीज यहाँ पर आ गया है डिफरेंस के फॉर्म में. तो जो स्टूडेंट अगर इसे अगर एक एक करके जो भी डिटेल में या डेप्थ में स्टडी किया हो रहा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स को सो दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन. तो वो इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. हम्म. और यहाँ पे फैक्टर्स भी देंगे कि फ्लेक्सिबिलिटी फीडबैक एंड सूटेबिलिटी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट. फ्लेक्सिबिलिटी में हमें क्या चीज़ हमें है बताना कि क्या इसमें हम लोग वापस से पीछे जा सकते हैं. हेयर आई एम मेंट टू से कि क्या हम लोग बैक ट्रैकिंग वाला चीज़ यहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं. अब उसमें आपने स्टडी किया हो रहा कि बहुत सारे फेजेस होते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस का हो गया डिज़ाइन का हो गया को कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन का हो गया फिर रिक्वायरमेंट्स का हो गया एटसेट्रा. तो कई सारे फेज होते हैं. तो क्या वहाँ पे ऐसा है कि क्लासिकल में कि एक फीडबैक हो जाने के बाद एक फेज कंप्लीट हो जाने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं. तो क्या आगे से हम लोग वापस से फर्स्ट फेज में आ सकते हैं या नहीं. दैट इज व्हाट इज आवर फ्लेक्सिबिलिटी. तो ये क्लासिकल में तो नहीं होता लेकिन इटरेटिव एज द नेम क्लियरली सजेस्ट. इटरेटिव में आपने स्टडी किया होंगे व्हाइल लूप फॉर लूप इटरेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं. तो ये उस टाइप का. 2A what are the key differences between programs and software products. मीन्स की प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है. वेरी इजी क्वेश्चन.
अब मॉड अभी इसमें हम लोग तो चेक करते हैं कि क्या इसमें ये चीज दिया है या नहीं दिया है। हाँ, तो एज आई कैन सी हेयर, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोग्राम्स वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ये दिए हुए हैं यहाँ पे। तो देखो एग्जैक्ट इससे आ गया, ये आपका 2 मार्क्स का है। अच्छा एक चीज मैं और आपको क्लियरली मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूँ कि क्लियर करना चाहता हूँ कि जो जितने मार्क्स का दिया गया आपको उसका इंटू 2 या इंटू 3 जितना हो आप लिखें, ताकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी आए जो आपसे अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ तो एग्जामिनर जो है आपके इस लेंदी आंसर्स को देख के खुश हो जाए और एटलीस्ट वहां पे मार्क्स इंक्रीज होने का स्कोप हो जाए। अब जैसे कि जहां जहां पे 2 पॉइंट्स दिए गए, जहां पे 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पे आप मैक्सिमम या एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिख के आइए, या 5 पॉइंट्स भी अगर आप लिख के आते हैं तो भी मोर देन इनफ है। वो 6 तो खैर ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन एटलीस्ट 4 आपको लिख के आने हैं। आफ्टर दैट कम्स की डिस्क्राइब द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पाइरल मॉडल। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल से आ गया, वो है स्पाइरल मॉडल को एक्सप्लेन करना। एंड ये मतलब कि इसके की फीचर्स को डिस्क्राइब तो करना एंड एक्सप्लेन एक्सप्लेन भी करना कि हाउ इट मैनेजेस रिस्क कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स। यहाँ भी हमारा एक डिफरेंस है, यहाँ पे फैक्टर दिया वो है रिस्क। Third A is what are the key responsibilities of a software project manager in software development? देखते हैं ये हमारा इसमें है या नहीं। देखिए मैं यहाँ पे बार बार अपने आप लोगों को मैं ये चीज इसलिए शो तो कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कहीं बाहर से तो एक्स्ट्रा अपने से तो नहीं ना आ रहा कुछ, तो वो ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं आता, कुछ आता है सो इसी मॉड्यूल से आता है। अब डिट्टो नहीं आ सकता, इनडायरेक्टली आता है, लेकिन टॉपिक ओरिएंटेड आता है। तो क्वेश्चन था हमारा ये, तो हाँ देखो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं यहाँ पे बार बार आपको ये एक और रीजन से भी दिखा रहा हूँ दैट always study from the module itself, never ever study anything out of the module or out of the syllabus। फिर एक यहाँ पे न्यूमेरिकल ओरिएंटेड या न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं कि अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू हैव 50,000 LOC लाइन ऑफ कोड। LOC इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग तो बोलते हैं। और एक चीज और है कि 1K LOC इज इक्वल टू होता है 1,000 लाइन्स ऑफ कोड। आपका 1,000 लाइन ऑफ कोड के इक्वल होता है 1 KLOC। के यहाँ पे होता है किलो, LOC तो आपने जान गया लाइन ऑफ कोड होता है। अब लाइन ऑफ कंट्रोल तो मत आ जाना समझ करके या लिख करके, ये हो गया। The development team follows the basic COCOMO model for estimation। अब COCOMO क्या होता है, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल फॉर estimation। And in net sense it is saying calculate the estimated effort and determine the estimated development time based on the calculated effort, where A is equal to 2.4, B is equal to 1.05, C is equal to 2.5 and D is equal to 0.38। अब आप में से जो लोग नहीं जानते
ये सब हमारा किया जाता है एस्टिमेटेड डेवलपमेंट टाइम और कैलकुलेटेड एफर्ट को जानने के लिए। आपने से बहुत लोगों ने स्टडी किया होगा कि प्रोजेक्ट साइज जो होता है वो टाइम और एफर्ट के टर्म्स में होता है। आई मीन वो फाइंड आउट उसी टर्म्स में किया जाता है। तो एस्टिमेटेड एफर्ट को अगर कैलकुलेट करना तो उसके लिए आपको इसका ए और बी का वैल्यू पता होना चाहिए। इसका बहुत अच्छा सा एक फॉर्मूला भी आता है जो कि ये है, जो कि है कि एफर्ट इज इक्वल टू, अब चूंकि वहां पे एफर्ट का बात तो कर रहा है, एफर्ट इज इक्वल टू ए इंटू के एल ओ सी का पावर बी। एफर्ट इक्वल टू ए इंटू के एल ओ सी का पावर बी होता है। वो आपका हो गया एस्टिमेटेड एफर्ट का। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक बहुत स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होती है कि ठीक है यहाँ पे ए का वैल्यू दिया हुआ कि 2.4 है, इंटू है करना के एल ओ सी को हम लोग लाइक 50,000 एल ओ सी दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 50 के एल ओ सी हम लोग यहाँ पे के एल ओ सी के प्लेस पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 50 ही लिख करके आना है एग्जाम में। अगर यहाँ पे 5,000 LOC होता तो यहाँ पे 5 होता। अगर यहाँ पे 5 लाख लाइन ऑफ कोड होता तो यहाँ पे 500 के LOC के प्लेस पे आ जाता, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ने इतना लिखा है। और बी यहाँ पे 1.05 दिया हुआ है जिसको हम लोग ऐसे लिख दिए। अब इसको राउंड ऑफ करके ही है लिखना। एक्सपोनेंट्स और पावर से बेस ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसको जैसे कि 1.05 है, इसका राउंड क्या होता है जी, 1.01 होता है। तो 2.4 इंटू 50 का पावर 1.1 1.1 होगा। हम्म, हाँ ऐसे हो गया। ओके, फिर इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। और अगर आप में से कोई को भी अगर इसमें डाउट अगर आ रहा है कि इसका मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, देन प्लीज डू कमेंट। आई विल प्रोवाइड अ सेपरेट वीडियोज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमारे BIT में आया है, इफ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन माय इंस्टीट्यूट, देन 99.9% chance is there that the same question but with different data will be asked in your institute as well. The next question is, what is the purpose of requirement gathering and analysis in software development? ये चीज आपको एक्सप्लेन कर देनी है। After that, describe the key to components of software requirement specification document, SRS का। तो SRS का, तो जैसे कि फर्स्ट फेज होता है स्पेसिफिकेशन का, सेकंड फेज होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, थर्ड फेज होता है ना रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस में ही SRS की जरूरत पड़ती है। एक्सप्लेन फिफ्थ ए, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना कि ये क्या क्या चीज से मिल करके बना हुआ है। 5 एक्सप्लेन द की characteristics of a good software design and how it contributes to software maintainability and scalability.
अब सॉफ्टवेयर हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट जो कोई एक इंडिविजुअल तो नहीं करता है, बहुत सारे लोग एक ही सॉफ्टवेयर को बनाने में रहते हैं, वहां पे हर आदमी का अपना इम्पोर्टेंस है। हम्म। फिर आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कोहेजन एंड कपलिंग इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। व्हाई इज हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग इज प्रेफर्ड, ये एक्सप्लेन करना। अच्छा, उसके बाद फिर बहुत लोग को डाउट हो रहा है कि बहुत लोग को ये मन में आ रही होगी डाउट दैट क्या हर कॉलेज में क्विज वन, मिड सेम, असाइनमेंट, क्विज टू एंड ऑर्डर में होता है? तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि रेफर टू योर एकेडमिक कैलेंडर। और अगर आप लोग एंड इफ यू ऑल वांट टू एक्सेल इन योर एग्जाम्स, लाइक जिसका ड्रीम है कि हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, जिसका ड्रीम है दैट आई वांट टू बिकम एन एआई इंजीनियर, सो एस जी पी एस का इम्पोर्ट, यस एब्सोल्युटली एस जी पी ए का इम्पोर्टेंस है। सी, उसी का एवरेज कहलाता है सी जी पी ए। तो एवरेज में तो कम हो जाता है, तो इसीलिए अगर एस जी पी ए अच्छा रहेगा, एवरेज भी अच्छा रहेगा। अगर एस जी पी ए एवरेज टाइप का रहेगा तो सी जी पी ए भी एवरेज ही आएगा, ठीक ठाक आएगा, सैटिस्फाइंग टाइप का आएगा। बट इफ एस जी पी एस आर पुअर, then definitely your CGPA would also be poor, and then you shall not be selected for an interview. Just keep this thing in your mind. Okay, guys, I hope so that you all enjoyed my video. Please study and kindly do comment. Okay, guys, bye.